of alcohols with hydrogen halides, the SN1 mechanism. आपने ये SN1 mechanism FSE में पढ़ा है ना? FSE A levels जो भी आपने किया है, ये SN1 mechanism नाम तो जी? Yes sir. जी जी बिल्कुल। तो आई होप आपकी कुछ ना कुछ आपके लिए एटलीस्ट पहली दफ़ा नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। इससे ज़्यादा जो कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जो रिएक्शन अंडर कंसिडरेशन है वही जो हम कल कर रहे थे कि एक अल्कोहल ROH टाइप मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है एक हाइड्रोजन हेलाइड से यानी HX टाइप मॉलिक्यूल से, और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है यानी अल्कोहल जो जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगा हुआ था उसकी जगह पर हेलोजन ग्रुप साथ लगा के लग जाता है और ROH से RX टाइप मॉलिक्यूल बन जाता है, राइट। तो चूंकि R ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा कंसर्न है ही वही अल्काइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो जो अल्काइल ग्रुप है उससे एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप हट गया और उसकी जगह पे एक हैलोजन आके लग गया, यानी एक चीज गई उसकी जगह पे दूसरी चीज आई, इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसलिए ये रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऑलराइट, तो SN1 में S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, और आज हम देखेंगे N का क्या मतलब है और 1 का क्या मतलब है। The reaction of an alcohol with a hydrogen halide is a substitution. A halogen, usually chlorine और bromine, कल हमने पढ़ा था कि जो tertiary alcohols होंगी उनका क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाता है। अगर हमने कोई प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड बनाना है तो उसके लिए हमें ब्रोमीन इस्तेमाल करना होगा, राइट, और उसको भी हीट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो this halogen replaces a hydroxyl group as a substituent on carbon, इसीलिए उसे substitution कहते हैं। In addition to knowing what the reactants and products of chemical reaction are, it is useful to evaluate the energy relationships between them, जिसे thermodynamics कहते हैं कि reactants की energy क्या है, products की energy क्या है, बीच में अगर कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। एंड द पाथवे बाय व्हिच रिएक्शन बिकम्स रिएक्टेंट्स बिकम प्रोडक्ट्स, तो वो जो पाथवे के बीच में स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे, ये इसको तो मैकेनिज्म पर कहते हैं, हमने पहले देखा भी था। मैं आपसे दरख्वास्त ये करूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग, ऑलराइट, वी विल गेट बैक टू इट, फॉर द टाइम बीइंग हमें ये जो एंथैल्पी की और थर्मोडायनामिक्स की डिस्कशन है जो अगले 2 पैराग्राफ्स में दी हुई है, 2-3 पैराग्राफ्स में, इसको हम स्किप करेंगे। ऑलराइट, एंड वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज 183, ऑलराइट, इन डेवलपिंग अ मैकेनिज्म फॉर एनी रिएक्शन। सही है, फॉलो कर रहे हैं आप, पहुंच गए? इन डेवलपिंग थैंक यू। In developing a mechanism for any reaction, we combine some basic principles of chemical reactivity with experimental observations to deduce the most likely sequence of steps. तो mechanism में हम क्या करना चाह रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं ये reactants थे, इनसे products बने, लेकिन क्या ये एक ही स्टेप में हो गया, एक से ज्यादा स्टेप में हुआ? अगर एक से ज्यादा स्टेप हुए तो बीच में क्या क्या चीजें बनी, बीच में क्या क्या स्टेप्स थे, इसे मैकेनिज्म कहते हैं। तो अब ये मैकेनिज्म पता कैसे चलता है? 2 चीजें हमें कंबाइन करते हैं। एक, हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, यानी रिएक्शन जब हमने शुरू किया और उससे प्रोडक्ट्स बनी, बीच बीच में हम टेस्ट ट्यूब जिसमें रिएक्शन हो रहा था हम सैंपल्स विड्रॉ करते रहेंगे और फिर NMR करके स्ट्रक्चर देखते रहेंगे कि बीच में क्या क्या चीजें बन रही हैं। एक तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है। दूसरी चीज जो है वो ये कि हम बेसिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं और उससे हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ होगा। A mechanism can never be proven correct, but is our best present assessment of how a reaction proceeds. दूसरी बात ये कि चूंकि इसके अंदर हम बहुत सारा हम ये सोच रहे थे कि ऐसा हुआ होगा और ऐसे होगा, ऑफ कोर्स ऐसे ही तुक्के नहीं मार रहे होते ऑन द बेसिस ऑफ साउंड नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन बहरहाल हम ये थ्योरी दे रहे होते हैं ना, तो इसलिए रिएक्शन को बिल्कुल सही प्रूव नहीं किया जा सकता। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म को एट द मोस्ट हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट लाइकली ऐसे हुआ होगा। If new experimental data appear that conflict with the proposed mechanism, the mechanism must be modified to accommodate them. तो आप समझते थे कि रिएक्शन इस तरह और इस तरह से हुआ होगा और बीच में ये चीजें बनी होंगी और ये चीजें नहीं बनी होंगी, और अब आपने जब रिएक्शन के दौरान में जब हो रहा था आपने टेस्ट ट्यूब से विड्रॉ किया एक सैंपल और आपने देखा ये तो एक और मॉलिक्यूल बन रहा है बीच में, तो इसका मतलब है जो कि पहले आपने जो प्रपोज किया था मैकेनिज्म में उसमें से नहीं बनना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे? मैकेनिज्म को चेंज करेंगे। प्रपोज जो करेंगे ना, आपको जो प्रपोजल है कि ये मैकेनिज्म होगा, बजाय इसके ये कहने कि ये ऐसे ही बन गया, आप वो मैकेनिज्म जो आपने प्रपोज किया था उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे
और अकोमोडेट करेंगे इस मॉलिक्यूल को, जो कि पहले वाले मैकेनिज्म में नहीं बन रहा था, लेकिन अब एक्चुअली आपने एक्सपेरिमेंटली देखा कि वो वाकई बन रहा है, तो जाहिर है फिर ऐसा मैकेनिज्म देने की क्या जरूरत है जो कि सारी चीजों को जस्टिफाई ना कर रहा हो। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग डाटा आवर कॉन्फिडेंस ग्रोज दैट आवर प्रोपोज्ड मैकेनिज्म इज लाइकली टू बी करेक्ट। तो एक रिएक्शन हुआ, आपने उसका एक मैकेनिज्म प्रपोज किया और कोई ऐसा डाटा नहीं आया जो इस मैकेनिज्म को जो आपने प्रपोज किया उसके अगेंस्ट डाटा जा रहा है, फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बढ़ता जाएगा कि जो हमने मैकेनिज्म सोचा हुआ है वाकईतन ऐसे ही होता होगा। The generally accepted mechanism for the reaction of tertiary butyl alcohol with hydrogen chloride is presented as a series of 3 equations in mechanism 5.1. All right. अब ये mechanism 5.1 अगले पेज पे लिखा हुआ है और this is the first mechanism that we are going to do. I want you to focus on this. All right. And I want you to note the first thing is कि reaction है tertiary butyl alcohol का, tertiary butyl alcohol. tertiary butyl alcohol का वैसे तो आप पेज सफ़ा पलटाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद जरा एक सफ़े पे ड्रॉ करें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लाइबा तारिक, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कितने कार्बन एटम्स होंगे? लाइबा तारिक? यस सर। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कितने कार्बन होंगे? सर 4 कार्बन होंगे, आसानी से। थैंक यू वेरी मच। आतिका बतूल, आप बताइए कि जो 4 कार्बन होंगे और उसके अलावा क्या होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में? सर अल्कोहल होगा ना, OH। हाँ हाँ, OH, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। अल्कोहल तो वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है ना, फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, वही। सही है, जी जी वही, वो समझ में आ गई बात आपकी। अच्छा, अब मुझे एक मिनट, मोहम्मद हसनैन रियाज, जी सर। आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने बताया पहले लाइबा ने कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में 4 कार्बन होंगे और आतिका ने बताया कि उसके अलावा एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होगा। अब मुझे बताइए कि जो कार्बन हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के साथ लगा होगा उसके साथ और क्या क्या अटैच्ड होगा? सर उसके साथ 3 कार्बन और अटैच होंगे। वेरी नाइस। तो यानी 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे, टर्शियरी कार्बन तभी है जब वो 3। थैंक यू वेरी मच। तो अगले पेज पे ये लिखा भी हुआ है, तो अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ये पेज 184 पे मैकेनिज्म 5.1 में जो सबसे पहला वो जो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाया हुआ है, क्या आपको समझ में आ रहा है ना? ये लाइन डायग्राम बनाई हुई है, तो वो अक्सर कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर, समझ आ रहा है। ऑलराइट, गुड। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ओवरऑल रिएक्शन की इक्वेशन पहले दी हुई है कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन हुआ। जीशान, ये बताइए कि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होगा या इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत होगी? टेम्परेचर देने की जरूरत। जी हसनैन रियाज, आप बताइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। सर रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। क्यों होगा रूम टेम्परेचर पर? एमन जहीर, आप जवाब दीजिए। एमन जहीर, हसनैन हाथ नीचे कर लें। एमन जहीर, आप मौजूद हैं क्लास? ठीक है जीशान, चले आप ही बताइए क्यों होगा रूम टेम्परेचर पर? जीशान बताएं। सर क्योंकि ये इजीली जो है ना डोनेट कर देते हैं। कौन क्या डोनेट करता है? कौन करता है? क्या चीज? अपने इलेक्ट्रॉन सर, ऑक्सीजन। कौन इजीली? ऑक्सीजन। ये क्यों, ये ऑक्सीजन क्यों इजीली डोनेट करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये हाँ, कोई भी ऑक्सीजन होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, या इस ऑक्सीजन में कोई खास बात है? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बात है नहीं है दिशान, ये आप समझ नहीं आई आपको कल की बात है। है ना, किसी और से पूछते हैं। आगे बारी हो गई भाई। रीम चौधरी, आप मौजूद हैं क्लास में? यस सर। जी आप बताइए। क्योंकि वो टर्शियरी अल्कोहल होता है। हाँ, टर्शियरी अल्कोहल ऐसी रूम टेम्परेचर पर होगा, लेकिन क्यों रीम? टर्शियरी अल्कोहल में ऐसी क्या बात होती है? उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो मिथाइल है वो उसके साथ अटैच्ड होते हैं। किसके साथ अटैच्ड होते हैं? कार्बन के साथ, जो कि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। हाँ,
अब ये सुनिए ज़ीशान प्लीज ये समझने की, थैंक यू रीम, ज़ीशान समझने की कोशिश कीजिए। जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं उसमें जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही है ना, ठीक है, लेकिन जिस कार्बन के साथ उसका बॉन्ड बना हुआ है टर्शियरी अल्कोहल्स में, उस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अब आपने याद रखना है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। क्या बात कही मैंने? एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। हाँ, मैं अभी आप सब लोगों ने, मैं 3 कहूँगा, जब मैं 3 कहूँगा, जब 3 कहूँगा आप सब लोग अपने माइक अनम्यूट करेंगे और सब आवाज़ बुलंद ये कहेंगे कि अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो आप ऊंची आवाज़ में ये बात कहेंगे ताकि मुझे पता चले आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। जब मैं 3 कहूँगा तो आपने मुझे बताना है कि अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। 1 2 3। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अब जो टर्शियरी कार्बन है उसके साथ हफ्सा खान बताइए कितने एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं? सर 3, 1 नहीं, 2 नहीं, 3। तो उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। उसकी वजह से इस कार्बन के को किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो टर्शियरी जो ग्रुप है, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, ये सेकेंडरी और प्राइमरी की निस्बत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। इस वजह से वो जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन है, जो कि वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको बहुत ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है। अब ये खुश होकर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। समझ में आ गई ये बात आपको? ठीक है। अब लेकिन डोनेट करने के लिए कोई वो भी तो चाहिए ना एटम, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, कोई मांगने वाला है ही नहीं, तो हम किसको देंगे भाई? तो अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो हो लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना हो। इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या कहते हैं लुइस की थ्योरी की रोशनी में? हुस्न अहमद, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है? लुइस मैं बताऊं? जी निशान बताइए। लिविस बेस होते हैं ना। लुइस बेस। तो इस एग्जांपल में एशम बताएं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है? लेविस बेस। लुइस बेस है। तो वो लुइस बेस है, तो जो 7 हाइड्रोजन क्लोराइड है उसके अंदर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन, मैं अगर आपको बता दूं कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बन जाएगा एशम? एसिड। एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो एसिड है। अब आखिरी सवाल मेरा एशम आप ही से है कि ये बताइए कि अब हाइड्रोजन में ऐसी क्या बात है कि वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर भी है, एक्सेप्टर भी। नहीं, ऐसे नहीं है तो क्या ना माने। मुनज़्ज़ा शफीक मलिक, आप क्लास में मौजूद हैं? यस सर। मुझे बताइए हाइड्रोजन क्लोराइड में जो हाइड्रोजन है उसमें क्या ऐसी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, बहुत खुशी खुशी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? सर क्योंकि चलें, उमैमा खान आप बताइए। ठहरें एक सर मिनट। क्योंकि अच्छा जी जी मुनज़्ज़ा आप बताएं। सर क्योंकि क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है शायद, हाँ हाँ, तो उससे क्या होगा? तो वो जल्दी जो है वो एक्सेप्ट करे। वो हाइड्रोजन क्यों जल्दी एक्सेप्ट करेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो। जरा खोल के बताइए ना, आपको समझ में आएगी ये बात, जरा खोलें ना, जरा प्लीज रीजन करें। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? सर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो फिर एक्सेप्ट करेगा जल्दी उसको। कौन एक्सेप्ट लिविस करेगा? बेस। नहीं ऐसे ना कह रहे हैं मुनज़्ज़ा, आपको पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स बनाना चाहिए। कह रहे हैं उमैमा पहले बताएं और फिर उसके बाद ज़ीशान बताएंगे।
हुमायूं? सर क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बना है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है मुनज़्ज़ा, चूंकि क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन द वन दैट इज शेयर्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दैट वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा टूवर्ड्स क्लोरीन। और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा उस तरफ होगा, तो ज़ीशान बताइए हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? ज़ीशान? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यस सर। हाँ, अब पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसे इलेक्ट्रॉन्स की शदीद जरूरत होती है। शदीद जरूरत, सुभान अल्लाह, क्या बात की आपने, उसको शदीद जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। अब जब उसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और वो उधर से ऑक्सीजन है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, उसके पास क्यों है इलेक्ट्रॉन ज्यादा? ये जरा कौन दोहराएगा? उमर, तारिक? सर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं? सर रिपीट करें। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं? इसमें कोई ऐसा एटम है जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्यों हैं? उमर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ज़ैनब अरीज? ज़ैनब जी बताइए, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कोई एक एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा डोनेट करना चाहता है, वो क्यों करना चाहता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाँ, वो क्यों करना चाहता है भाई? उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। हाँ, उसके पास एक तो 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ 3 एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगने से क्या होगा ज़ैनब? ये हाथ किसने खड़ा किया है? महरीन अकरम बताइए। सर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन, हमने क्या कहा था, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में एक नहीं, दो नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इस वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ऑक्सीजन के पास, जिसके पास पहले से ही 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो तैयार बैठा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए किसी को भी। उधर से हाइड्रोजन, चूंकि क्लोरीन के साथ उसका बॉन्ड बना हुआ है, उसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये कहेगा चलो मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करता हूँ। वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर पहुंच जाएगा उस हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन कहेगा कि अच्छा, मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ऑक्सीजन से, तो मुझे क्लोरीन से बॉन्ड नहीं चाहिए, जाओ क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लो और लेकर चले जाओ यहाँ से। समझ आई बात आपको? ये हो रहा है, ये जरा इस बात को दोहराइए। कौन दोहरा? सलमान सलीम, तशरीफ फरमा है आप यहाँ पर। ये सर अटेंड जी करें जरा क्लास। ये सुनाइए, कहानी सुनाइए हमें, हुआ क्या, सर आप क्यों हुआ, सर कैसे हुआ? अच्छा जी सर, आपने ये बताया कि जो ऑक्सीजन है उसके पास अपने पहले से 2 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, तो जो हम्म, टर्शियरी कार्बन अटैच है, तो वो इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्यों जो है क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ना, टर्शियरी ब्यूटाइल जो अटैच है उसके साथ। टर्शियरी ब्यूटाइल, हाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ही क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सेकेंडरी प्राइमरी क्यों नहीं होता? सर वो 3 कार्बन अटैच है ना उसके साथ। हाँ, तो 3 मिथ- कार्बन होने से क्या हो गया? ठहरे, महरीन भी शायद कुछ बोलना चाह रही हैं। और ये कौन है भाई जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है? एक मिनट, मुहिबुल्लाह, मुहिबुल्लाह मैं आपके पास आता हूँ जी। जी सलमान, अभी हमें मुहिबुल्लाह के पास जाना होगा। जी मुहिबुल्लाह बताइए जी। सर क्योंकि उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है मुहिबुल्लाह, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए जो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन होते हैं उनके साथ भी तो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो वो क्यों नहीं इतना होता? सर उनके 2 अटैच होते हैं, इनके साथ हाँ 3 अटैच है, टर्शियरी है। सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी के साथ, सॉरी सेकेंडरी के साथ 2, प्राइमरी के साथ प्राइमरी के 1, सेकेंडरी के साथ 2। हाँ, और टर्शियरी के साथ 3। तो चूंकि अब मुहिबुल्लाह आप ही रहिए, अब हमसे डिस्कशन कीजिए थोड़ी सी, इधर इधर रहें ऑनलाइन।
ओके ये चूंकि 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए उस कार्बन के साथ, तो वो कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसको करेगा? ऑक्सीजन को। गुड। और ऑक्सीजन के पास पहले से 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो लोन पेयर मौजूद है, तो वो वो ज्यादा क्या कहेगा? मेरे इलेक्ट्रॉन पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, मैं तो लुईस बेस हूँ। फिर क्या होगा? वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को वो अपने का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। गुड। तो हाइड्रोजन ही को क्यों करेगा, क्लोरीन को क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव ज्यादा उसके पास उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। उसको क्यों जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की? क्योंकि वो पहले क्लोरीन के साथ अटैच था, क्लोरीन ने उससे 2 इलेक्ट्रॉन जो थे धोखा वो किया। ले लिए। हाँ, धोखा किया। उसने कहा बॉन्ड बनाओ, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मेरे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गई क्लोरीन। फिर क्या हुआ? तो वो पॉजिटिव रह गया, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो उसको अभी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। किसको? हाइड्रोजन को। और उसे कौन देगा इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन। तो वो क्लोरीन को क्या कहेगा? कि जाओ अपने आप 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो ये अब आपके मैकेनिज्म का जो स्टेप 1 लिखा हुआ है, ये यही है। ये जरा आप देखिए, द मैकेनिज्म ऑन पेज 184 स्टेप 1। ठीक है, हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, याद होगा पहले चैप्टर मैंने कहा था, जब एरोज आप ड्रॉ करेंगे तो एरोज ड्रॉ करते हुए आपने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो करनी है, राइट? चार्ज की मूवमेंट को नहीं शो करना, ऑलराइट? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एरो बना हुआ है, वो अटैक कर रहा है हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन को जब उधर से इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू हुए, उसने कहा क्लोरीन को कि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर चले जाओ। जब क्लोरीन चला गया, क्लोराइड आयन बन गया ना, क्योंकि उसके पास एक वो एक्स्ट्रा वो आ गया। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर ये टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन लिखा हुआ है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। ये ज़रा मुझे एक फॉर्मल चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, ये कैलकुलेट करके बताएं। पुराने ज़माने की बात है, तो मैं याद हो कि ना याद हो, बताइए ज़रा कैसे कैलकुलेट होता है। +1 ही आएगा ना, क्योंकि 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और फिर 3 बॉन्ड बने हुए हैं ऑक्सीजन के और 2 लोन इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे 6 में से हम माइनस, तो हम कैसे करते थे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट? ज़रा फॉर्मूला ज़रा दोबारा बताइए मरियम। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के? बैलेंस कौन से नंबर वैल्यू ऑफ शेल में वैलेंस है? इलेक्ट्रॉन्स माइनस सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाए हैं नंबर और ऑफ फिर बॉन्ड्स प्लस लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हाँ, तो आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट किए। इस ऑक्सीजन के अब 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, और फिर उसके बाद इसके पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 5 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, 6 में से 5 निकाले, +1 इसके ऊपर चार्ज आ गया। ये सब एग्री करते हैं इससे? टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन के अंदर ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इससे? यस सर। यस सर। ऑलराइट, तो ये स्टेप बहुत फास्ट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है फास्ट। और फास्ट क्यों हो रहा है ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है क्योंकि वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। दोनों चीजें हैं ना जिसको वो कर रही हैं। अब उसके बाद एक दूसरा स्लो स्टेप होगा, वो ये है कि अब ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन है, इसमें अब ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे ये बताइए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन? सर ऑक्सीजन। जी हाशिर 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 आ गए जी, थैंक यू मेरीन। लेकिन हाशिर बताइए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर ऑक्सीजन। अच्छा, जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन में उसके ऊपर क्या चार्ज है ऑक्सीजन पर? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो उससे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है? सर बढ़ जाती है, उसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। वेरी नाइस, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी ऑक्सीजन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब तो वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज्यादा खींचना शुरू करेगा, और आखिरकार खींचते खींचते
यहाँ तक नौबत आएगी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही अपनी तरफ खींच लेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, ये एक वाटर मॉलिक्यूल बन के अलग हो जाएगा। और चूंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए उस ऑक्सीजन के पास, तो ये जो टर्शी ब्यूटाइल केटाइन बना है इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये कार्बन के ऊपर जो +1 लिखा हुआ है, ये कौन कैलकुलेट, हमरा हुमायूं आप तशरीफ रखती हैं क्लास में? यस सर। आप ये जो टर्शी ब्यूटाइल केटाइन है इसका जरा फॉर्मल चार्ज मुझे बताइए, कैसे ये +1 बन रहा है? सर कार्बन में 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं कार्बन के साथ, टर्शी है ना, तो इसलिए इसके 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं कार्बन के साथ। ठीक हो गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं। नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये आप कह रही हैं, वैलेंस नहीं फ्री। हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस। हाँ जी। और बॉन्ड्स इसमें 3 बनाए हुए हैं, और लोन इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कोई भी नहीं है। तो फिर +1 कैसे आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कितने होते हैं हमरा? कार्बन के 4। और 4 में से माइनस हम क्या करेंगे? तो 3 माइनस कर देंगे 3 + 1 0 आ ना? जाएगा। हाँ, तो 1 तो आ जाएगा, +1। थैंक यू वेरी मच। ये सबको समझ में आ गया टर्शी ब्यूटाइल केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? यस सर। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले यहाँ पर। देखिए ये फॉर्मल चार्ज देखें कैलकुलेट करना कितना ज्यादा है। अब आपने जितनी भी केमिस्ट्री हम ये 2 महीनों से पढ़ रहे हैं, सर खपा रहे हैं, बल्कि तीसरा महीना हमारा चल रहा है, ये सारी केमिस्ट्री आपकी इस एक रिएक्शन के अंदर आ गई है। ये पोलैरिटी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें पढ़ लिया, HCl में पोलर बॉन्ड पढ़ लिया, आपने लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट सारा यहाँ पे पढ़ लिया, आपने फिर ये इलेक्ट्रॉन ये जो ड्रॉ करनी है एरोज वो आपने पढ़ लिया। तो सब कुछ आपने देखें, तो इसलिए ये बेसिस हैं जिनके ऊपर सब कुछ बिल्ड कर है। और राइट, ये तीसरा स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हुआ जिसके अंदर टर्शी ब्यूटाइल कैटाइन बन गया। अब मैं एक सवाल करने लगा हूँ, और जो स्टूडेंट समझता है वो इस क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक है, वो हाथ खड़ा करे और वो इस सवाल का जवाब देगा। कोई है जो पहले से वॉलंटियर कर रहा है हाथ खड़ा करने के लिए? तो कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अच्छी बात है, कोई तो है। सवाल ये है कि ये जो टर्शी ब्यूटाइल केटाइन है, ठीक है, अगर ये टर्शरी कार्बन ना होता और उसकी जगह पे सेकेंडरी कार्बन होता या प्राइमरी कार्बन एटम होता, सेकेंडरी कार्बन ना होता बल्कि प्राइमरी या टर्शरी ना होता बल्कि सेकेंडरी या प्राइमरी कार्बन होता, तो बताइए वो कार्बोकेटाइन एक ऐसे केटाइन को कहते हैं जिसमें कार्बन के ऊपर चार्ज हो। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑक्सोनियम आयन था उसमें तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज था, लेकिन ये जो दूसरे स्टेप में जो केटाइन बना है इसमें कार्बन के ऊपर चार्ज है, तो इस केटाइन को कहते हैं कार्बोकेटाइन। केटाइन पॉजिटिवली चार्ज और कार्बोकेटाइन जिसमें केटाइनिक स्पीशीज कार्बन है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो ब्यूटाइल टर्शी ब्यूटाइल केटाइन है, आपके ख्याल से इसमें और सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या फ़र्क है? केटाइन है ना, यानी चार्ज है, चार्ज स्पीशीज रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, चार्ज स्पीशीज रिएक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, स्टेबल नहीं होती। तो लेकिन आप मुझे बताइए टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी की रिएक्टिविटी में क्या फ़र्क होगा? कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम होगा? कोई एक स्टूडेंट बताए। इस पे कोई तो सेकेंडरी में फिर उस पे साइन ही ना आता का। सेकेंडरी में क्या होगा ज़ीशान? सर फिर न्यूट्रल होता है। सर प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसामा ज़रा एक्सप्लेन करें इसको, ज़रा अपनी बात को। ज़ीशान माइक म्यूट करें, उसामा एक्सप्लेन करें। सर बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। नहीं उसामा, कार्बोकेटाइन अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो, सब में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो होगा, तो सारे को रिएक्टिव होना चाहिए, एक जितना होना चाहिए, सब में कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यों फ़र्क है? सर एल्काइल ग्रुप जो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं उसकी वजह से नहीं। हाँ, उसकी वजह से क्या होता है? ये कौन, ये सर बीच में एक सर की आवाज़ आई थी, ये कौन था?
सर मैं महरीन, ठीक है महरीन, आप 1 मिनट वेट करें, उसामा सर को जवाब देने टर्शरी दें। एक सर मिनट जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट महरीन, उसामा बोले। सर जो एल्काइल ग्रुप्स हैं इसमें टर्शरी में 3 हैं, तो वो हाँ डोनेट करके उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं सही है, बिल्कुल कंपैरेटिवली, जबरदस्त, सही बात की इन्होंने। महरीन आप और भी जो यही कहना प्राइमरी चाहते हैं? है वो रिएक्टिव होगा, इसलिए वो जी सर क्लोराइड मैं भी अपैरेंटली यही जल्दी कहना रिएक्टाइज चाहती होगा। थी, ठीक हो गया। तो ये जिसमें तो महरीन ना, एल्काइल ग्रुप, नहीं बोले बोले बोले। सर यही कहना चाहती थी टर्शरी में पॉजिटिव चार्ज भी है ऊपर और एल्काइल ग्रुप भी हैं 3, इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा महरीन जी टर्शरी सर, प्राइमरी की निस्बत। जी स्टेबल होगा सर। अच्छा महरीन, जरा मुझसे आप थोड़ी सी डिस्कशन कीजिए, ये स्टेबल होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्शरी प्राइमरी की निस्बत? सर स्टेबल होगा। स्टेबल होगा, यानी रिएक्टिव कम होगा, ठीक है, स्टेबल ज्यादा होगा। क्यों स्टेबलाइज हो रहा है? हर वो चीज किसी भी कैटाइन को ज्यादा रिएक्टिव बनाएगी जो उसकी, ये कैटाइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, हर वो चीज जो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगी वो उसको और ज्यादा रिएक्टिव बनाएगी, और हर वो चीज जो उसका पॉजिटिव चार्ज कम करेगी वो उसको नॉन रिएक्टिव यानी स्टेबल बनाएगी। नॉन रिएक्टिव तो नहीं, लेकिन निस्बतन स्टेबल बनाएगी। बहरहाल चार्ज कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। तो अब 3 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन में, इसका मतलब ये है कि 3 तरफ से उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इस कार्बन को 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसका पॉजिटिव चार्ज पूरा नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ कंपनसेट हो रहा है। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बहरहाल है तो केटाइन, इसलिए है रिएक्टिव, ये नहीं है कि वो रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इतना स्टेबल कि एटलीस्ट आप रिएक्शन मिक्सचर में से उसको शायद आप उसको अलग कर सकें इंटरमीडिएट के तौर पर। अगर वो सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा तो वो तो बनेगा और साथ ही कंज्यूम हो जाएगा, अगर बनेगा तो भी, ठीक है। अब ये जो बात हमने सारी की है इसको जी कौन सर। दोहराएगा? जी अबीर, आप कुछ कहना चाह रही हैं, कहें। जी सर, मुझे आप प्लीज ये दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ये कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मुझसे पहले बेहतर होगा कोई और एक्सप्लेन कर दे जरा। हैदर अली आप तशरीफ, अच्छा एशम बोलें जी, बोलें। सर जो टर्शरी जो होता है कार्बोकेटाइन, उसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स ने वो किया होता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज फुल नहीं होता, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो ने किया पॉजिटिव होता है, क्या चार्ज किया होता है? कम ओवर, रुके ना, ओवर, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, जरा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा। जो पॉजिटिव चार्ज कम करेगा तो वो स्टेबल होता है सर। और जो टर्शरी कार्बोकेटाइन इसीलिए होता है क्योंकि उसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन ने वो किया हुआ होता है, और पॉजिटिव चार्ज उस पर फुल नहीं होता, इसीलिए। कोई और? हैदर अली आप तशरीफ फरमाए हैं क्लास में। टर्शियरी कार्बन होता है उसके साथ, सर मैं बताऊं? जी यस सर। हैदर, अब मैं बता दें, टर्शियरी फिर आप कार्बन बताइए। होता है, उसमें जो कार्बोकेटाइन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मतलब कम हो जाएगा, तो वो फिर मोर स्टेबल होगा। हाँ, हर वो चीज जो किसी भी आयन के चार्ज को बढ़ाएगी, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगी। हर वो चीज जो किसी आयन के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज की डेंसिटी को मजीद बढ़ाती है, उसको मजीद ज्यादा रिएक्टिव बनाएगी। लेकिन हर वो चीज जो कि उसके चार्ज को मिनिमाइज करेगी, वो उसकी रिएक्टिविटी को कम करेगी और उसको स्टेबलाइज करेगी। अब चूंकि टर्शियरी जो कार्बोकेटाइन है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स पड़े हुए हैं, और आप सबने मुझे बताया था कि अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 अल्काइल ग्रुप्स टर्शियरी कार्बोकेटाइन के साथ लगे हुए हैं, जो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं। इस वजह से वो जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है कार्बोकेटाइन में कार्बन के ऊपर, उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करें ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कार्बोकेटाइन के ऊपर से कम कर देंगे। बहरहाल कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा, इसलिए रिएक्टिव तो रहेगा, लेकिन ये उतना रिएक्टिव नहीं होगा जितना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है। अबीर अकरम, आपको आपके सवाल का जवाब मिला? यस सर। ऑलराइट, गुड। तो अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। पेज 184, मैकेनिज्म 5.1, स्टेप 3, द लास्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। अब बहरहाल कार्बोकेटाइन तो पड़ा हुआ है ना, चाहे वो स्टेबलाइज हो रहा है,
लेकिन कैटाइन होने की हवाले से स्टेबलाइज है, लेकिन बहरहाल न्यूट्रल स्पीशीज की निस्बत तो ज्यादा रिएक्टिव है ना, ठीक है। तो ये रिलेटिव टर्म्स में हम बात करें, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी की निस्बत ये स्टेबल है, लेकिन ऑफ कोर्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल की निस्बत तो ज्यादा रिएक्टिव है। तो वही जो क्लोराइड आयन जो कि पहले स्टेप में बना था, वो उसके पास इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा था, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अटैक कर देगा टर्शियरी ब्यूटाइल कैटाइन के ऊपर, और आखिरी आपकी जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऑलराइट, ठीक है जी। जी जी, सवाल जो है पूछें। सर और कोई सवाल पूछना, और कोई सवाल पूछना है? नो सर। मेरा ख्याल है ये, मैं टेक्स्ट वैसे मेरा नहीं ख्याल कि पढ़ना चाहिए था, लेकिन पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है किसी के जहन में तो वो क्लियर हो जाए। यू हैव टू नो दिस। अच्छा, ये आपको आना चाहिए। अब इस पर हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, और ये रिएक्शन और ये सारे स्टेप्स जिन बेसिस पर हो रहे हैं, वो पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये एरोज ड्रॉ करना, और ये कार्बोकैटाइन, और ये सारी चीज़ें पहले भी हमने बहुत पढ़ी हुई हैं। तो प्लीज़ यू हैव टू नो दिस नाउ। ये जो बॉक्स है ना, मैकेनिज्म 5.1 पेज 184 पे, इसके नीचे जो टेक्स्ट है वो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, और चूंकि हमने ये एक्सप्लेन कर दिया तो आई जस्ट गो थ्रू इट। ईच इक्वेशन इन मैकेनिज्म 5.1 रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट्री स्टेप। तो ये 3 एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, मीनिंग दैट इट इन्वॉल्व्स ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं? एक बॉन्ड टूट रहा हो और उसकी जगह पर एक दूसरा बन रहा हो, तो हम अस्यूम करते हैं कि बीच में एक वक्त ऐसा आया होगा कि एक बॉन्ड आधा हो रहा होगा और एक आधा टूट रहा होगा। ये मुझे ड्रॉ करना चाहिए। ऑलराइट, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, राइट, जो पहला स्टेप है बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर ये हाइड्रोजन पे हमने कहा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसका क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ऑलराइट, तो ये तो आपको क्लियर होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए पार्शियल चार्जेस हैं। और हमने कहा था इस ऑक्सीजन के पास वैसे ही लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वजह से भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इसका बॉन्ड बना हुआ है एक टर्शियरी कार्बन के साथ। टर्शियरी कार्बन यानी इसको ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। इस वजह से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये बहुत अच्छा लुईस बेस है। तो हमने रिएक्शन का पहला स्टेप क्या शो किया था? ये अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, राइट, और जब इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन चला जाएगा, ठीक है। और हमने इस स्टेप की फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखी थी? फाइनल प्रोडक्ट पहले स्टेप की थी कि इधर यही 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज के साथ चला जाएगा। ये हमने लिखा था। लेकिन देखिए हुआ असल में क्या है इस रिएक्शन के अंदर। स्टेप में हुआ ये है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है क्लोरीन से और बना है ऑक्सीजन के साथ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बीच में एक वक्त ऐसा आया होगा कि जब हाइड्रोजन का बॉन्ड पूरी तरह से क्लोरीन से टूटा नहीं होगा और पूरी तरह से ऑक्सीजन से बना नहीं होगा, है ना। यानी आधा सा बॉन्ड क्लोरीन के साथ है और आधा सा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। ये जो पॉइंट है ना कि जिसमें आप कह रहे हैं कि इसके 2 एटम के साथ आधे आधे से बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। प्लीज नोट कीजिए कि एक चीज होती है रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो जो आगे जो कार्बोकेटाइन बना है ना, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो एक एक्चुअली एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती है जिसे आप रिएक्शन से आइसोलेट कर सकते हैं।
यानी अगले स्टेप्स में जाके जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा वो एक्चुअली बनता है, ऑलराइट। लेकिन ये जिस ट्रांजिशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, यानी बीच में कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ये 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और इस कार्बन का आगे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, और इसका आधा सा बॉन्ड है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और इस हाइड्रोजन का आधा सा बॉन्ड है इस क्लोरीन के साथ। ये समझ में आ रही बात आपको? ये इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यानी इसका मतलब क्या, आधा सा बॉन्ड इसके साथ है, आधा सा बॉन्ड इसके साथ है, तो वी कांट आइसोलेट दिस फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर पे हमें या ये वाली चीज नजर आ रही होंगी या ये वाली चीजें नजर आ रही होंगी, ये हम आइसोलेट नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि इस तरह की एक चीज बनी होगी। इस स्टेट को, जो कि एक बहुत हाई एनर्जी स्टेट होती है, इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। We can't isolate it from reaction mixture as compared to a reaction intermediate, वो जो कार्बोकैटाइन जो कि दूसरे स्टेप में बन रहा है, जो ऑक्सोनियम आयन बन रहा है और फिर आगे कार्बोकैटाइन बन रहा है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। लेकिन ये जो है ना, जो आधा सा बॉन्ड इसके साथ है आधा इसके साथ है, ये एक्चुअल स्टेट नहीं है, बल्कि ये एक इमेजिनरी हमने सोचा हुआ है कि हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो अब पूरा जो एक रिएक्शन होता है उसके अंदर हो सकता है बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हों। ज़ाहिर जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा और नया बनेगा तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। लेकिन एक रिएक्शन के अंदर हो सकता है बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट्स हों, लेकिन रिएक्शन के मैकेनिज्म का हर स्टेप लिखते हुए आपने ये इंश्योर करना है कि मैकेनिज्म के हर स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट बन रही हो, ठीक है। तो जिस तरह ये पहला स्टेप है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट हमने लिख ली। चलो लेट्स रीड। Each equation in mechanism 5.1 represents a single elementary step. We are on page 184, meaning that it involves only one transition state. A particular reaction might proceed by way of a single elementary step, in which it is described as a concerted reaction, or by a series of elementary steps as in mechanism 5.1. अब ये कह रहे हैं दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। एक रिएक्शन वो है कि जिसके पूरे रिएक्शन के अंदर एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसका मतलब वन स्टेप रिएक्शन है, वो वन स्टेप रिएक्शन है। और इसी ऐसे रिएक्शंस को जो कि वन स्टेप रिएक्शंस हैं, जिनके अंदर एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वन स्टेप का मतलब ये है कि दैट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन, लाइक दे इन्वॉल्व ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं अ कंसर्टेड रिएक्शन। जबकि ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स है, यानी उसके अंदर एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट्स बन रही हैं, वो इस तरह का है जिस तरह का ये मैकेनिज्म आपने ऊपर देखा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, अब आप एक रिएक्शन देखा तो आपको कैसे पता चलेगा भाई ये मल्टी स्टेप है या वन सिंगल स्टेप है? तो ये अब आगे से हम आहिस्ता आहिस्ता ये सेंस डेवलप करना शुरू करेंगे। टू बी वैलिड, a proposed mechanism must meet a number of criteria, one of which is that the sum of the equations for the elementary step must correspond to the equation for the overall reaction. यानी जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन रहे हो ना उस रिएक्शन के अंदर, जो इंडिविजुअल स्टेप्स में, वो उसी के अंदर यूज हो जाते हैं अगर प्रोडक्ट्स में नहीं इस्तेमाल हो रहे। जैसे आप देखिए इस रिएक्शन के अंदर वाटर बन रहा है बीच में स्टेप 2 में, और वो स्टेप 3 में आगे 3 में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसे प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो क्लोराइड आयन बन रहा है वो प्रोडक्ट्स में नहीं है, तो इसका मतलब उसे अगले किसी स्टेप, फर्स्ट स्टेप में बन रहा है ना क्लोराइड आयन, इसका मतलब अगले किसी स्टेप में उसे यूज होना चाहिए। देखिए वो स्टेप 3 में यूज हो रहा है। इसी तरह टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन फाइनल प्रोडक्ट में नहीं है, इसका मतलब उसे अगले किसी स्टेप में यूज होना चाहिए, वो स्टेप 2 में यूज हो रहा है। स्टेप 2 में जो टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन बन रहा है वो भी फाइनल प्रोडक्ट में नहीं है, इसका मतलब उसे भी आगे यूज होना चाहिए, तो वो आगे टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन स्टेप 3 में यूज हो रहा है। तो समझ आ रही बात आपको? यानी जो भी चीज रिएक्टेंट्स में भी नहीं है, प्रोडक्ट्स में भी नहीं है, और बीच में हम कह रहे हैं बनी है और वो प्रोडक्ट्स में नहीं है, तो इसका मतलब है उसे फिर रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाना चाहिए। इस तभी तो बैलेंस इक्वेशन बनेगी ना। ऑलराइट, तो हर स्टेप को डिटेल में देखने से पहले ये मैकेनिज्म 5.1 को, वो सारे प्रोसेस को देखना है कि जिससे ये रिएक्शन जो है वो जस्टिफाई हो रहा है। ऑलराइट, तो ये 3 स्टेप्स हैं। विल गो थ्रू देम टुमारो नहीं, whenever the next lecture is,
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर 4 लेक्चर्स कर लेंगे, एक वो एक्स्ट्रा लेक्चर कर लेंगे, वो डॉक्टर शाहाना से मेरी मीटिंग हो जाए तो फिर मैं उनसे एक्सचेंज कर लेता हूँ, उनका टाइम ले लेता हूँ। आज की इस डिस्कशन हमने बहुत स्लोली की है और एक ही रिएक्शन किया है, लेकिन ये तीनों इक्वेशंस जो मैकेनिज्म की आपको आनी चाहिए, और सिर्फ लिखना नहीं आना चाहिए, रट्टा ना लगाया और इक्वेशंस का आपको एक एक स्टेप का पता हो कि क्यों हो रहा है। ऑलराइट, पहले स्टेप में वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्यों हो रही है, हाइड्रोजन पे अटैक क्यों हो रहा है, दूसरे स्टेप में ऑक्सोनियम आयन क्यों बन रहा है, और ऑक्सोनियम आयन पहले स्टेप में क्यों बन रहा है, दूसरे स्टेप में ऑक्सोनियम आयन डिसोसिएट होकर कार्बोकेटाइन क्यों बना रहा है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन वो क्यों स्टेबल है, और फिर वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन से एक अल्काइल हेलाइड कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सारी आपको केमिस्ट्री अंडरलाइंग आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए हमने आहिस्ता आहिस्ता कराई है। ओके, अगर कोई सवाल है अभी तो आप कर लीजिए। सर पेपर में मैकेनिज्म से रिलेटेड आप कैसे क्वेश्चंस देंगे? हम क्या क्या बातें करें, आप सिर्फ पेपर के पैटर्न से चले। खैर, पेपर में हम आपसे रिएक्शन दे सकते हैं और हम आपसे पूछ लें, मैकेनिज्म लिखें, आपको फिर तीनों स्टेप्स लिखने होंगे, या हो सकता है कि कोई एक स्टेप मैं बीच में से उठा दूं और मैं मैं एक रिएक्शन के स्टेप्स बता दूं और मैं कहूं ये मैकेनिज्म है, इसमें से सबसे फास्ट स्टेप कौन सा होगा और स्लो स्टेप कौन सा होगा और क्यों होगा। मैं आपको किसी एक स्टेप के रिएक्टेंट्स दे सकता हूँ, प्रोडक्ट्स बता सकता हूँ। हो सकता है मैं कोई स्टेप लिख दूं और मैं आपको कहूँ इसके एरोज ड्रॉ करें, हो सकता है मैं आपको कहूँ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें, कुछ भी हो सकता है इस तरह की चीजें। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों में से कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये इशू है कि उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही मेरे कोर्स में? ऐसे कोई लोग हैं जिनकी अटेंडेंस पूरी ना हो रही हो? तो कैसे पता चलेगा कि अटेंडेंस पूरी? आप लोगों को खुद अपना आइडिया ना, अभी तक की क्लासेस 75% किसकी 75% अटेंडेंस है वो ठीक है ना, जिसकी 75% से कम अगर किसी की है या उसके अराउंड है तो मुझे कांटेक्ट कर ले पहले। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई इस वजह से रह जाए कि उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही थी। वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। ऑलराइट, तो मैं कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट करवा सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ? छोड़ी। हाँ तो जाहिर है फिर वो तो ठीक है ना, अच्छी बात है। अब मैं उसको कैंडी दे दूंगा फिर कोई, आप जब वो इन पर्सन आएंगे तो फिर मैं आपको एक वो टॉफी दे दूंगा जिसमें आपने सारी क्लासें अटेंड की होंगी। तो ज़्यादा क्या किया, चॉकलेट दे ठीक दूंगा। है सर, फिर मैं टॉफी लेने आऊंगी। जी 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 जरूर। तो जो लोग समझ रहे हैं कि जिन्होंने सारी क्लासेस अटेंड की हैं वो भी बता दें, लेकिन जो और ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि वो बॉर्डर लाइन पे हैं कहीं पे, अपनी कैलकुलेशन बताएं, मैंने सारी नहीं कैलकुलेट की हुई, तो वो मुझे बता दें ताकि वो हम कंपनसेट कर लें किसी तरह से। तो ये अच्छा नहीं होगा कि आप सारा सेमेस्टर आएँ भी और फिर एक दो क्लासों की वजह से आपका सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जाम रह जाए। तो प्लीज़ आपको अगर शक है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीक। सर जी प्लीज़ पूछें। सर ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल एक्सोनियम आयन है ना, इसके ऊपर आपने बताया कि जब हम मिथाइल ग्रुप लगे होंगे ना तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसलिए उसके चार्ज को कम करेंगे जिसकी वजह से जो टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन है वो स्टेबल है, सही है। लेकिन जब हम टर्शियरी ब्यूटाइल एक्सोनियम में बात करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, और पीछे 3 मिथाइल ग्रुप्स, और वो उसको डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना एल्काइल ग्रुप्स, तो इसके चार्ज को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? हाँ, वो जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो ज़ाहिर है इसको वो देंगे तो सही चार्ज, ज़ाहिर है वो तभी तो बना है ना, वरना केटाइन बनता ही नहीं है ना। वो बना ही तभी है जब कुछ ना कुछ स्टेबलाइज्ड है, उसका एनर्जेटिकली फेवरेबल बनना, वरना केटाइन बने नहीं। जिस तरह प्राइमरी होता ना इधर तो वो ना बनता, प्राइमरी ऑक्सोनियम आयन ना बनता। ठीक है, वो है तभी तो और बन ये रहा है। सर हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन पे ये पॉजिटिव चार्ज है वो मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, जी तो बिल्कुल सर रिएक्शन फास्ट नहीं करेगा जल्दी से वो सर उसके बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन ये बात इन्होंने ठीक की जीशान ने कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसी वो इलेक्ट्रॉन्स वो विड्रॉ करेगा और इसी वजह से अल्टीमेटली ये बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन अब अगला सवाल इनका ये है कि ये तो फिर फास्ट स्टेप होना चाहिए था, ये स्लो क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि कोई और चीज ऐसी नहीं है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कि जो ये स्टेप करा रही है, खुद से इसने डिसोसिएट होना है ना। अब वो जो आखिरी स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो रहा है अल्काइल हेलाइड में, उसमें वो क्लोराइड आयन मौजूद है जो उसके ऊपर अटैक करता है। राइट, इधर इस तरह की कोई दूसरी तीसरी स्पीशीज नहीं है, इसने खुद ही डिसोसिएट होना है, इसलिए स्लो स्टेप है। गुड, ओके सर। चलें जी।
ठीक है जी, हम फिर इस क्लास को रैप अप करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।